हेलो बच्चों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे चैनल टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो बच्चों, इससे पहले क्लास 6th में जो भी इंट्रोडक्शन अलजेब्रा का था मैं कंप्लीट आपको करवा चुका हूं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उसे देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे रहा हूं। और साथ ही साथ लिंक देखिए ऊपर आपने राइट टॉप कॉर्नर पे, वहां पे देखें फ्लैश भी कर रहा है। ठीक है, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 7th का अलजेब्रा वाला पार्ट। और आज के लेक्चर में कुछ बेसिक बेसिक बातें हम लोग देखेंगे और यही आपके लिए एक फाउंडेशन होगी आने वाले समय में सीनियर क्लासेस में जो आप रिग्रेस अलजेब्रा करने वाले हैं उसके लिए। ठीक है, तो इन चीजों को बहुत ध्यान से समझेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये तो खैर क्लास 6 की डेफिनेशन है जो मैंने पहले ही आपको दे रखी है अपने लेक्चर में। तो यहां से आप देख लीजिए क्या कहता है कि बेसिकली अलजेब्रा है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है। फंडामेंटल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that uses typically letters called variables to represent unknown numbers or the quantities in the mathematical expression and equation। तो बच्चों ये भी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रहता है कि बच्चे एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क नहीं समझते। ठीक है, देखिए इक्वेशन तो उस तरीके का एक्सप्रेशन होता है जहां पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी मैं एक रफ एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखता हूं, सपोज ए स्क्वायर बी प्लस 2c। राइट, तो इसको तो बच्चों मैं कहूंगा एक्सप्रेशन। ये सिर्फ एक्सप्रेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें मैं एक इक्वल का साइन प्लेस कर दूं और इक्वल का साइन प्लेस करने के बाद सपोज मैं यहां पे कुछ और वैल्यू लिख दूं, से 2b प्लस y, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। देखिए, आप जरूरी नहीं कि ये इक्वेशन कहीं वैलिड हो या ठीक हो, लेकिन ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है बच्चों, ए स्क्वायर बी प्लस 2c, ये एक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही राइट हैंड साइड में 2b प्लस वाई है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। और इन दोनों के बीच में जब मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा तो ये इंटायर पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड विद इक्वल साइन, इसको इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जहां इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है तो वो आपका एक्सप्रेशन होगा। जैसे नीचे आप देखिए, ये एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है। तो बेसिकली अलजेब्रा वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो ऐसे ही आपके जो है वेरिएबल्स को, जिनको लिटरल्स भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने क्लासेस में पहले आपको बताया है, यूज करता है अननोन क्वांटिटी और नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये ए बी सी एक्स वाई जेड जनरली यही रहते हैं, या तो ए बी सी यूज किया जाता है बच्चों, या एक्स वाई जेड इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो ब्रांच मैथमेटिक्स की जो कि सिंबल्स को यूज करे, और वो सिंबल्स लग जा आपके, या तो लेटर्स होंगे जिनको आप लिटरल्स कहते हैं, और ये एक अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या इक्वेशन में हो सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली योर अलजेब्रा। अब इसके बाद आती है कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो बच्चों तो बच्चों जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का। ठीक है, एक्सप्रेशन में कांस्टेंट रहेंगे और वेरिएबल रहेंगे, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इनको हम जितने भी जो आपके ये रहेंगे कॉम्बिनेशंस वेरिएबल्स और कांस्टेंट के, इनको हम कनेक्ट करते हैं मैथमेटिक्स के फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ साथ। तो मैथमेटिक्स के फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं बच्चों? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, तो बीच में ये साइन भी आ जाएंगे आपके, और साथ ही साथ आपके वेरिएबल्स और कांस्टेंट भी एक साथ चलते हुए चलेंगे। तो ऐसा एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो डेफिनेशन कंप्लीट निकल के आई, a combination of the constant and the variables, also known as the literals, connected by the signs of the fundamental operations of addition, subtraction, multiplication and division, is called algebraic expression। तो बच्चों ये एक देखिए algebraic expression है। यहां पे आप देखिए जो आपका ये 4z है, ये एक्सप्रेशन का एक टर्म है। याद रखिए क्या है, 4z इसका एक टर्म है। ऐसे ही 2y इसका दूसरा टर्म है,
और 3x इसका आपका तीसरा टर्म है, या आप कह सकते हैं 3x पहला, 2y दूसरा, 4z तीसरा। तो 3 टर्म बेसिकली इस एक्सप्रेशन में मिल रहे हैं, तो ये ट्राइनोमियल है। क्या है ये? ट्राइनोमियल। जिसमें 3 टर्म्स मिलेंगे वो ट्राइनोमियल, जिसमें 1 मिलेगा वो मोनोमियल, जिसमें 2 मिलेंगे वो बाइनोमियल, जिसमें 4 मिलेंगे वो क्वाड्रिनोमियल। 4 से ज्यादा या 3 से ज्यादा जब मिलते हैं तो उनको कलेक्टिवली पॉलिनोमियल कह दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे z देखियो बच्चों एक लिटरल है, ठीक है, जो कि एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक, अब इसकी अगर चेंज होगी, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा टर्म ही चेंज हो जाएगा आपका। और बीच में जो माइनस का साइन लगा हुआ है ये एक ऑपरेशन है। ऐसे ये आपका देखिए जो 3x है, इस 3x में जो x है बच्चों, ये लिटरल है, और ये पूरा का पूरा एक टर्म कहलाता है। और इसको भी हमने एक ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस यानी कि एडिशन से आपका सेपरेट किया हुआ है। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों, ये इक्वेशन नहीं है, याद रखिएगा, ये सिर्फ एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये तो बेसिक डेफिनेशन आई। इसके बाद टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कितने तरीके के हो सकते हैं? मोनोमियल हो सकता है। मोनोमियल का मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। तो मान लीजिए कहीं पे सिर्फ 3 लिखा हुआ है, तो ये एक ही टर्म है। अब जरूरी नहीं कि ये हमेशा लिटरली हो या वेरिएबली हो, ये कांस्टेंट भी हो सकता है। तो 3 एक कांस्टेंट है यहाँ पे, कुछ और तो है नहीं, लेकिन ये है सिर्फ एक टर्म। तो जब एक टर्म प्रेजेंट होगा बच्चों, तो ये आपका मोनोमियल कहलाएगा। तो सिंपली 3 लिखे या कोई भी एक अकेला नंबर लिखे, वो मोनोमियल कहलाएगा आपका। 2x लिखा हुआ है बच्चों, तो 2 और x को आप दो काउंट नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एक आपके न्यूमेरिक वैल्यू का और दूसरा लिटरल का है, इन दोनों को मिलाकर है, तो ये एक टर्म ही काउंट किया जाएगा, इसलिए ये भी मोनोमियल है। ठीक ऐसे ही 6ab² यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका एक 6 न्यूमरल है। इसके अलावा a, b और c ये इनके लिटरल्स हैं या वेरिएबल्स हैं। और ऊपर जो पावर 3 और 2 लगी है, बेसिकली ये डिग्री कहलाती है, इनकी बात हम आगे जो करेंगे। ये सब भी एक साथ जुड़े हुए हैं बच्चों, तो इनको आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक 6 हो गया, दूसरा a, फिर तीसरा b, फिर चौथा c, तो 4 टर्म आ गए। नहीं नहीं बच्चों, 4 टर्म नहीं, टर्म सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो चार, अगर इनके बीच में हाँ कहीं पे प्लस माइनस का साइन लगा रहता, तो आपको ये जरूर कहा जा सकता था कि हाँ भाई ये तो आपके ज्यादा टर्म नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक टर्म है, 3, 2x और ये सब, तो ये 3 की 3 आपके मोनोमियल है। बाइनोमियल क्या होंगे? बाइनोमियल एक्सप्रेशंस जनरली, तो इनको आप ऐसे एक्सप्रेशन कहेंगे जिनमें दो टर्म्स होंगे। देखिए जैसे x पहला टर्म, दूसरा टर्म 3, इनको हमने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस से सेपरेट कर दिया, तो ये दो एक्सप्रेशन, दो इसमें टर्म्स हो गए, तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक ऐसे ही 5 है और 2x है, तो हमने 5 और 2x को माइनस से सेपरेट कर दिया, तो एक टर्म हो गया बच्चों 5, दूसरा टर्म हो गया 2x, तो ये भी बाइनोमियल है। ठीक ऐसे ही यहां पर आप देखिए 2/3x² हमने लिया, ये पूरा का पूरा एक टर्म है बच्चों, जिसमें 2/3 एक न्यूमरल वैल्यू है, x² आपका एक लिटरल या वेरिएबल है, और इसको हमने प्लस से सेपरेट किया है XYZ² से, तो ये पूरा का पूरा एक टर्म है। तो एक टर्म तो हो गया XYZ², दूसरा टर्म हो गया 2/3x², तो दो टर्म यहाँ पे नजर आ रहे हैं विच आर सेपरेटेड बाय द प्लस साइन, तो ये भी बाइनोमियल है। अब इसी तरीके से ट्राइनोमियल को देखें तो 3 टर्म होने चाहिए उसमें, तो 3 टर्म में आप देखिए, एक तो 2x आ गया, एक आ गया y, एक आ गया 3, और इन तीनों टर्म्स को हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस से सेपरेट किया है। पहले पहले दो को हमने माइनस से सेपरेट किया है, और y और 3 को हमने प्लस से सेपरेट किया है। ठीक है, तो एक टर्म ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ये ट्राइनोमियल है। ठीक ऐसे ही x² प्लस y² प्लस z² है, तो एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये, तीसरा ये, एंड ऑल आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन, तो ये आपका ट्राइनोमियल है। और जहां पे दो से ज्यादा हो जाए तो उनको कई बार आप जो है पॉलिनोमियल भी कह देते हैं। ठीक है, 4 आ जाए तो क्वाड्रिनोमियल भी कह दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए फिर से 7 + 2x + 9,
ये आप बताइए क्या है? ये मोनोमियल है? जल्दी से आपको ये बताना है बच्चों कि ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल में से क्या है, इसमें कितने टर्म हैं? जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए क्या है। निकला? तो कई सारे बच्चे जो पहली बार आए हैं 7th में या जिनको बहुत ज़्यादा अभी बेसिक पुराना याद नहीं, तो वो कहेंगे अच्छा एक टर्म 7, दूसरा 2x, तीसरा 9, सर ये तो ट्राइनोमियल है। नहीं बच्चों नहीं, ये ट्राइनोमियल नहीं है। अगर आप इसका आंसर लिख दोगे ट्राइनोमियल और ये 1 नंबर का अगर क्वेश्चन हुआ तो तुमको मिलेगा 0, अंडा, 0, 0, डक, हैं? इतने नाम होते हैं ज़ीरो के जो मैंने लिए आपको। तो आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया कैसे? तो मैं कहूँगा भाई देखो, ये एक न्यूमेरल वैल्यू है, ये भी एक न्यूमेरल वैल्यू है। दोनों ऐड किया जा सकते हैं। 7 और 9 को ऐड करोगे तो 16 आएगा, बचेगा क्या 2x। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब आप देखो कितने टर्म इसके पास हैं। एक टर्म तो ये है 16 और दूसरा टर्म है 2x और ये दोनों टर्म सेपरेट किए हैं प्लस साइन से। तो बच्चों ये बाइनोमियल है। क्या है? बाइनोमियल। तो बस ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। ये गलती मत करना आप कभी आगे आने वाले समय में, ठीक है? चलिए, अब देखिए अभी तक तो आपने समझ लिया कि भाई ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होते हैं। इसके बाद आपने देख लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ऑपरेशन क्या है, टर्म्स क्या है, ये डेफिनेशन सीख ली। अब बात आती है भाई नई चीज आ गई, फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं और कोएफिशिएंट क्या होते हैं। तो डेफिनेशन तो बच्चों जो भी लिखी है वो लिखी है, उसको तो छोड़ दो, डेफिनेशन से हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं। पहले हम इसके एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन से बाकी की चीजें आपकी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए पहले पढ़ देता हूं कि क्या है इसमें आपके डेफिनेशंस में। फैक्टर क्या होता है बच्चों? Each term in the algebraic expression is a product of one or more numbers or the literals. किसी भी algebraic expression में जो टर्म होता है वो जनरली या तो एक नंबर और लिटरल का या एक से ज्यादा लिटरल्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है? और दीज नंबर्स एंड लिटरल्स आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ दैट टर्म। तो जो भी लिटरल और जो भी नंबर लगे रहते हैं, लिटरल समझ रहे हैं, ABC XYZ नंबर 1 2 3 4, जो भी नंबर्स और लिटरल्स लगे रहते हैं किसी टर्म में वो उनके फैक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? फैक्टर्स कहलाते हैं। अभी हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा कांस्टेंट, भाई कोई भी न्यूमरल जो कि अलग थलग पड़ा हुआ है बिल्कुल और उसके साथ कोई दूसरा लिटरल नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं पे 2 लिखा है, 5 लिखा है, 15 लिखा है, ठीक है, 20 लिखा है, 9 लिखा है, लेकिन उसके साथ कोई भी ABC नहीं लिखा हुआ है, तो वो नंबर कांस्टेंट कहलाता है। द टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड कांस्टेंट। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो टर्म जिसमें कोई भी लिटरल फैक्टर मतलब XYZ ABC नहीं होगा, सिर्फ नंबर होगा, वो कांस्टेंट कहलाता है। तो अगर मैं पीछे जाऊं और यहां से अगर आपसे कह दूं कि बताइए इसमें कांस्टेंट क्या है, तो आपके मन में विचार आ सकता है भाई अच्छा 3 की वैल्यू तो चेंज होती नहीं है तो ये कांस्टेंट है, 2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी ये भी कांस्टेंट है, 4 की वैल्यू चेंज नहीं होगी ये भी कांस्टेंट है, और आप कहेंगे भाई सर 3 2 और 4 कांस्टेंट है। तो मैं कहूंगा नहीं भैया ये नहीं है कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट के लिए रिक्वायरमेंट है कि उनके साथ कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं होना चाहिए, जबकि इन तीनों में लिटरल फैक्टर एक्स, वाई और जेड की फॉर्म में मौजूद है। तो आपके 3 टू 4 यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है बच्चों, ठीक है? आई होप समझ में आ गया आपको। अब बात आती है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होते हैं? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है, ऐसे कोई भी फैक्टर्स जिनका साइन भी साथ में आप लेंगे वो उस टर्म का कोफिशिएंट कहलाता है, राइट? तो क्या लिखा हुआ है? इन अ टर्म ऑफ एन algebraic expression any of the factors with the sign of the term is called the coefficient of the product or to of the other factors। दूसरे फैक्टर्स का वो कहलाता है कोएफिशिएंट। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, क्या फंसाते जा रहे हो? तो मैं कहूंगा भैया घबराने की बात नहीं है, चलो ये लिख देते हैं 3x² y²। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों
3 का कोफिशिएंट क्या है? तो आप कहेंगे 3 का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर और वाई है। ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 और वाई है। अगर मैं आपसे पूछूं y का कोफिशिएंट क्या है? तो आप कहेंगे y का कोफिशिएंट 3 और एक्स स्क्वायर है। ठीक है? तो जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसको छोड़ देना है, बाकी जो बचे हैं वो सब उसके कोफिशिएंट कहलाएंगे। यहां पे कोई साइन नहीं लगा है, चाहे तो आप साइन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया 3a क्यूब बी स्क्वायर और मुझसे पूछा बताओ तो जरा बी स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें क्या है, तो मैं कहूंगा बी स्क्वायर का कोफिशिएंट है -3a क्यूब। अगर कोई मुझसे पूछेगा ए क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो मैं कह दूंगा इसका ए क्यूब का कोफिशिएंट है -3b स्क्वायर। अगर कोई मुझसे पूछेगा -3 का कोफिशिएंट क्या है, तो तब मैं माइनस नहीं लूंगा, तब मैं कहूंगा ए क्यूब बी स्क्वायर इसका कोफिशिएंट है। ठीक है? तो समझ में आया? इन अ टर्म ऑफ एल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपका टर्म है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। एनी ऑफ द फैक्टर्स, ये कोई फैक्टर, एनी ऑफ द फैक्टर्स विद द साइन ऑफ द टर्म, टर्म के साइन के साथ, इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर्स। ठीक है? दूसरे फैक्टर्स का वो आपका कोफिशिएंट कहलाता है। तो डेफिनेशन इतनी जरूरी नहीं बच्चों, जितना क्वेश्चन समझना और प्रॉब्लम पिक करना है। तो अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन आपको दे दिया, राइट डाउन द कोफिशिएंट्स ऑफ ए AB, ABC in the term 4a to the power 4b square c of the algebraic expression 4a square b square c minus 3a cube b square c plus 3 by 2a b cube c square। तो इसमें आपने a के, ab के और abc के कोफिशिएंट बताने हैं बच्चों। तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, काफी कुछ इस क्वेश्चन से आप सीखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं ले लेता हूं, इसी इसी को ले लेते हैं। ठीक है? तो सॉल्यूशन यहां लगा देता हूं, देखो इसका a टू द पावर ऑफ 4 b स्क्वायर c, ये हम ले लेते हैं। ठीक हो गया? और इसको लेने के बाद आपसे पूछे हैं कोफिशिएंट, भैया किसके? a के टर्म्स में, a b c के टर्म्स में, इन सब में पूछे हैं। किसके टर्म्स में? जैसे ये एक्सप्रेशन मेरा था, ये था मेरा, इसको मैंने यहां लिख लिया, टर्म को, सॉरी है, पूरा का पूरा ये टर्म यहां आ गया। और इस टर्म का कोफिशिएंट मैंने ए की रिस्पेक्ट में बताना है पहले। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो? 4, तो 4 ए टू द पावर 4 को ब्रेक करके लिख सकता हूं मैं ए टाइम्स ए क्यूब बी स्क्वायर सी। आया समझ में? तो अब मैंने किसका कोफिशिएंट बताना है? कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ ए। तो ए का कोफिशिएंट अब क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से देखिए वो हो जाएगा 4 ए क्यूब बी स्क्वायर सी। तो ये इसका सीधा सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया? अब मान लीजिए यही एक्सप्रेशन मेरे पास है, यही वाला एक्सप्रेशन है जो कि है मेरा 4a टू द पावर ऑफ 4 बी स्क्वायर सी, यही तो टर्म था। अब की बार मैंने क्या करना है? कोफिशिएंट ए बी के टर्म्स में बताना है। किसमें? ए बी का कोफिशिएंट बताना है, टर्म्स में नहीं, ए बी का कोफिशिएंट बताना है। तो ए बी का कोफिशिएंट बनाने के लिए मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकता हूं बच्चों? फिर से 4a ए क्यूब बी बी सी, ये लिख सकता हूं। अब मैं इसमें से ए और बी हटा देता हूं। तो ए और बी अगर मेरे हटेंगे बच्चों, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा कोफिशिएंट इसका ए बी के टर्म्स में? वो बचेगा 4a क्यूब बी सी। तो ए बी जो जो टर्म आपका 4a टू द पावर 4 बी स्क्वायर सी है, ये वाला, इसका कोफिशिएंट ए बी के टर्म्स में 4a क्यूब बी सी है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा मैंने किस टर्म में बताना है बच्चों? पीछे जाके देख लेते हैं। अच्छा, तीसरा बताना है मैंने किस टर्म में? ए बी सी के टर्म में। इसमें ए बी सी के टर्म में बताना हुआ है, इस टर्म पे। तो अब मैं इसको कैसे बताऊंगा बच्चों? देखो
फिर से यही एक्सप्रेशन है, 4a टू द पावर ऑफ 4 बी स्क्वायर सी, मुझे ए बी सी के कोफिशिएंट बताने हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 4a क्यूब बी बी सी, ऐसे सेपरेट कर दिया। अब इसमें से क्या क्या हटा दूं बच्चों? जिसको पूछा है वो हटा दीजिए। एक ए पूछा है तो इसको हटा दें, एक बी पूछा है इसको हटा दें, सी पूछा है इसको हटा दें। तो अब जो मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 4a क्यूब बी। तो ये इसके कोफिशिएंट कहलाएंगे। ठीक है, तो एबीसी का कोफिशिएंट इस एक्सप्रेशन में 4a क्यूब बी है। तो इस तरीके से आसानी से ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं और अब हम जानेंगे कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स या सिमिलर टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स या डिफरेंट आपके टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, ये आपने समझना है। तो लाइक टर्म्स, द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स। लिटरल समझते हो, वेरिएबल एक्स वाई जेड। क्या? एक्स वाई जेड। लिटरल का मतलब है या तो एक्स वाई जेड होते हैं जनरली, या यूज करते हैं ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तो टर्म्स देख लीजिए, और जिन टर्म्स में लिटरल फैक्टर्स सेम हैं, ठीक है, तो वो आपके लाइक टर्म्स कहलाते हैं। और अगर लिटरल फैक्टर्स अलग अलग हैं तो फिर वो आपके अनलाइक टर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान देख देनी है। जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड आउट द लाइक एंड द अनलाइक टर्म्स इन द एक्सप्रेशंस। अच्छा, तो अब आप देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन कैसे निकल कर आएगा। व्हाइट कलर लेते हैं। सबसे पहले आप देखो 5x²। अब लिटरल फैक्टर क्या है? एक्स स्क्वायर और वाई। तो आप बची हुई जो एक्सप्रेशन है, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर और वाई कहां पर है। तो आपको मिलेगा, अच्छा एक्स स्क्वायर और वाई जो है वो यहां पर है 4y(x²। अच्छा, इसमें ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ तो 4x, सॉरी यहाँ तो 5x² y है, जबकि यहाँ पे 4y(x²) है, तो यहाँ पे x² पीछे है। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं है। हमने सिर्फ जो लिटरल फैक्टर्स है कॉमन, वो देखने हैं, बाकी कोई बात नहीं करनी है। तो लाइक टर्म्स अगर आपसे कोई कहे तो मैं यहां पे सीधे सीधे आपको आंसर दूंगा इसका। लाइक टर्म्स आप यहां लिखिए आंसर इसका, लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स हो जाएंगे 5x² एंड दूसरा कौन सा है, -4y(x²). याद रखिए, ऑपरेशन को नहीं छोड़ना है, जो लगा हुआ है यहाँ पे माइनस, ये एक साथ आपका आएगा। तो ये दोनों एक से हो गए। अब जो बचे बच्चों वो अनलाइक हो जाएंगे। जैसे आप देखो, इन दोनों को देखो आप, ये दोनों हैं, क्या इनमें लिटरल फैक्टर सेम है? तो आप कहेंगे हाँ सर सेम ही तो है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है। तो मैं कहूंगा नहीं, बस यही गलती नहीं करनी है आप लोगों ने, आपने पावर भी देखनी है। यहाँ पावर 2 है जबकि यहाँ पावर 1 है, तो ये अनलाइक आपके टर्म्स हैं। तो यहाँ पे दूसरा वाला क्या है बच्चों, अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। तो क्या क्या हो गया अनलाइक टर्म्स, 7x(y²) और -3xy। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर आप कहेंगे कि सर ये आंसर तो हो गया, चलिए आपने कह दिया तो हमने मान लिया, लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चीजें भी तो आ सकती हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल बताइए क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो आप कहेंगे सर एक कॉम्बिनेशन ये वाला भी तो बन रहा है। अगर हम लिख दे 5x²y, ठीक है, और इसका कॉम्बिनेशन हम बना दें किसके साथ, 7xy² के साथ, तो ये भी तो अनलाइक है। मैं कहूंगा भाई वाह, तुम्हारा दिमाग तो बढ़िया चला है। और हाँ बिल्कुल, ये भी दोनों आपके अनलाइक हैं। तो फिर कहेंगे सर जब ये बन सकते हैं अनलाइक में, तो इसमें क्या समस्या है? मैं लिख देता हूं 5x²y, ठीक है, और इसके साथ है -3xy, तो ये भी अनलाइक टर्म है। तो अनलाइक टर्म इस तरीके से बन सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको कैसे छांट पा रहे हैं। ठीक,
इस तरीके से ये आपके बन जाएंगे। आई होप कि आपको लाइक और अनलाइक टर्म समझ में आया है बच्चों। इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसने लाइक और अनलाइक टर्म बताने, तो ये तो बहुत ज्यादा समस्या का काम है नहीं। इसमें आप देखिए 3x और 7x लिटरल से जो फैक्टर्स हैं वो सेम है, x और यहाँ पर भी x, तो ये तो हो जाएगा लाइक। अब यहाँ पे 16x और 16y, x और y अलग अलग हैं, ये कॉमन नहीं है, लिटरल फैक्टर सेम नहीं है, तो अनलाइक। c एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर भी है, दोनों में एक्स स्क्वायर वाई है, लिटरल फैक्टर सेम है, तो ये भी आपका लाइक है। नीचे आ जाइए, 9ab और 6b, तो भैया इसमें a गायब है जबकि इसमें a है, तो ये भी अनलाइक हो जाएगा। तो बस इतना करना है, लिटरल फैक्टर्स को देख लीजिए। इन दोनों के केस में ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो ये भी अनलाइक हो जाएगा, ये दोनों टर्म अनलाइक है। यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर है, यहाँ b है, यहाँ भी b है, लेकिन यहाँ c एक्स्ट्रा है जो यहाँ पर c नहीं है, तो ये भी अनलाइक टर्म्स होंगे। तो इन सब में आपने देखा सिर्फ दो आपके लाइक टर्म्स हैं, बाकी सारे के सारे आपके अनलाइक टर्म्स हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, क्या कहता है? आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड क्वाड्रिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ओके, तो इसमें कितने टर्म है? सिर्फ एक टर्म है, ए स्क्वायर, तो मैं इसको मोनोमियल कह दूंगा, मोनोमियल। ठीक है, दूसरे में आइए, एक टर्म ए स्क्वायर, दूसरा टर्म बी स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये सेपरेटेड है एक मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, तो ये दो टर्म है, अगर ये दो टर्म है तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा बाइनोमियल। ऐसे करना है। इसमें आप देखिए, एक्स क्यूब एक टर्म, वाई क्यूब दूसरा टर्म, जेड क्यूब तीसरा टर्म, तो ये क्या है बच्चों? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। यहाँ पे एक्स क्यूब एक, वाई क्यूब एक, जेड क्यूब एक, 3xyz एक, सारे के सारे आप देखिए प्लस से सेपरेटेड है ये सारे के सारे। ठीक, तो चार टर्म डिफरेंट नजर आ रहे हैं, तो ये आपका क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल ऐसे चलता है। ये वाला क्या है बच्चों? भाई 7 और 5 ऐड होके 12 एक ही बनाएंगे, तो ये मोनोमियल है। ये तो मैंने आपको बताया भी था कि बच्चे कई बार इसमें गलती कर जाते हैं, तो मैंने ऐसे पहले ही बता दिया था। इस वाले को अगर आप देखें तो एबीसी एक टर्म है, वन आपका दूसरा टर्म है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? बाइनोमियल है, बाइनोमियल, दो टर्म आ गए आपके। ठीक है, अब इसको देखिए, 3x है, -2 है और y है, लेकिन इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके लिखा जा सकता है 3x+3। तो दो ही टर्म है, एक 3x है, एक 3 है, तो ये भी बाइनोमियल है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए। अच्छा, ये तो मैंने वही लिख दिया जो ऊपर था बार बार। अच्छा, 7 इसको रिपीट कर दिया, चलिए इतना ही रहा होगा, आगे क्वेश्चन होगा नहीं, तो गलती से मैंने शायद रिपीट कर दिया है इसको, कोई बात नहीं। इसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चों। इसको देखिए कितने टर्म है? एक्स वाई एक टर्म, वाई जेड दूसरा, जेड एक्स तीसरा, 3 टर्म्स है, तो ट्राइनोमियल। यहाँ पे अब देखिए, एक टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो ये क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्री। तो समझ में आया बच्चों? देखिए कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें हैं नहीं, सीधे सीधे आप बस इनके टर्म्स को काउंट करके इनके नंबर बताते चलिए, तो आपको आपके आंसर मिलते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कहता है? राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इनके सबके सारे के सारे टर्म्स लिखिए बोल रहा है ये। अब टर्म्स लिखना तो भाई बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये मोनोमियल है तो इसका टर्म तो 3x ही होगा। ये बाइनोमियल है तो इसका एक टर्म है 3x और दूसरा टर्म है -3। ये भी आपका क्या है? बाइनोमियल है, एक टर्म है इसका 2x² और दूसरा टर्म इसका है -7। ये आपका लग रहा है मुझे क्वाड्रिनोमियल, तो उसमें एक टर्म है 2x², दूसरा है y², तीसरा टर्म है -3xy और चौथा टर्म है 4। तो ये आपका आ जाएगा क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, साइन को भी जरूर लेते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, साइन भूलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्या कहता है? आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स एंड ऑल्सो मेंशन द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ दोज टर्म्स। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी बताना है अब की बार आपको। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट याद रखिए,
कांस्टेंट नहीं कह रहे हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोल रहे हैं। ठीक, तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स पहले इसमें छांटने पड़ेंगे। तो देखिए क्या है बच्चों, यहां पे आप देखो x और y है, दूसरी जगह x और y सिर्फ ये मिल रहा है, तो ये दोनों लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म आ गए आपके 4xy एंड -3yx, इनको मैं लिख सकता हूं लाइक टर्म्स। कौन से हैं? लाइक टर्म्स हैं। अगर ये लाइक टर्म्स हैं तो आप कहेंगे इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बता दीजिए क्या क्या है। तो भाई इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 4 एंड -3, साइन नहीं बोलेंगे, 4 एंड -3 आर कोएफिशिएंट। ओके, अब आप देख सकते हैं यहां पे आपको दूसरा टर्म मिल रहा है -5x² और दूसरा टर्म है 2xy²। तो ये दोनों क्या हैं बच्चों? ये अनलाइक टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। और इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। तो -5 एंड 2 आर द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आप चाहें तो कॉम्बिनेशन और भी देख सकते हैं भाई, इसमें कौन कौन से 5x² और 4xy, ये भी आपके क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है, और कोफिशिएंट 4 और -y हो जाएगा। ठीक ऐसे ही आप जोड़ा बना सकते हैं किसका? -5x² के साथ 2xy² का, तो ये भी बन सकते हैं आपके। ठीक, यहाँ पे 2 ही दिए हैं आपके बुक में, लेकिन ये बन सकते हैं उससे ज्यादा। तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन ऐसे पहचाने जाते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद क्या कहता है? अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोलता है? अच्छा, इसमें भी लाइक अनलाइक फ्रैक्शन आपने पहचानने हैं। तो a²bc, अब ढूंढो a²bc का है, यहां पर भी है a²bc, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। तो दीज टू आर लाइक फ्रैक्शंस। तो यहां से मैं लिख देता हूं दे आर लाइक फ्रैक्शंस। कोई दिक्कत है? किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। और इनके जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है a²bc, वो कितने कितने हो जाएंगे आपके? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 7 और -3, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। अब ढूंढो ए बी और c²। तो ये दोनों भैया ए बी और c² यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, ए बी और c²। तो ये दोनों की दोनों जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ये अनलाइक फ्रैक्शन का बना रहे हैं, सॉरी लाइक फ्रैक्शन का बना रहे हैं। तो ये भी लाइक है। तो इनके जो है आपके, देखिए यहां लिख देते हैं, इसको भी लाइक लिख देते हैं और इसको भी लाइक फ्रैक्शन लिख देते हैं। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है -5/2 एंड 3/2, ये इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। आप चाहे तो इसका कॉम्बिनेशन भी किसी के साथ बनाकर देख सकते हैं। फिलहाल मेरा मतलब है आपको सिर्फ समझाना कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन होते कैसे हैं, पहचानते कैसे हैं। ये क्या बोलता है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। अरे ये तो आसान है, इसमें तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ है -12, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर है -7y, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर है yz, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर है -7a। ऐसे करने हैं। तो कोफिशिएंट का जब मतलब क्या समझते हैं कि जिसका पूछा है एक्स, जो टर्म आपको दिया हुआ है उस पूरे टर्म में जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसको छोड़ के बाकी सारे फैक्टर लिख दीजिए। तो यहाँ पे -12 फैक्टर है इसका, ये -7y यहाँ पर, yz यहाँ पे, -7a यहाँ पर है। ठीक है, राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इनमें कांस्टेंट टर्म कौन से हैं? कांस्टेंट टर्म वो होगा बच्चों जिसके साथ कोई भी लिटरल जुड़ा नहीं होगा। तो आप देखिए यहां पर, आप देखिए जिसके आगे कुछ नहीं होता है आपको पता है वहां अंडरस्टूड होता है कि 1 है, तो 1 मान सकते हो, यहां भी 1 मान सकते हो। बाकी यहाँ 7 है, यहाँ -3 है। लेकिन सिर्फ -3 ऐसा है बच्चों जिसमें कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं है। लिटरल फैक्टर का मतलब ए बी सी या एक्स वाई जेड नहीं है। तो इसमें जो आंसर आपका आ जाएगा बच्चों, वो आंसर आ जाएगा -3। तो कांस्टेंट यहां पर है बच्चों, कांस्टेंट यहां पर है -3, ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन देखिए, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो
+5 है, इसके साथ कोई लिटरल फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला +5 होगा, बाकी कोई नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भी समझ सकते हैं। आसान है, देखिए बेसिक चीजें चल रही हैं सारी। इसके बाद लास्ट क्या कहता है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू -1 एंड z इक्वल्स टू 3। अरे ये तो सिंपल, जैसे आपने फ्रैक्शंस वगैरह करे हैं ना, तो फ्रैक्शंस का एडिशन सब्सट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं है। तो वैसे मेरे को इसको कराना नहीं चाहिए, लेकिन चलो अब जब लिख ही लिया है तो करा ही देते हैं। x की वैल्यू कितनी है बच्चों, -2, y की वैल्यू है -1, बहुत बढ़िया, प्लस y की वैल्यू है -1, z की वैल्यू है 3, प्लस z की वैल्यू है 3 और x की वैल्यू है -2। तो ये तो हमने सीधे सीधे वैल्यूज प्लेस कर ली भाई बच्चों इन एक्सप्रेशंस में। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है पूरा, इसमें एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, और इस टर्म में एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है जो मैंने यहां रख दी, वाई जेड की वैल्यू दे रखी है इस टर्म की, वो यहां रख दी, जेड एक्स की वैल्यू दे रखी है इस टर्म में, वो मैंने यहां रख दी। तो अब देखिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे फर्दर। माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसके बाद आप देख सकते हैं माइनस यहां पर लगा हुआ है बच्चों, तो इस माइनस को मैं यहां माइनस कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब ये माइनस यहां पर लगा हुआ है बच्चों ये वाला, तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन भी कितना हो जाएगा, -3/2। तो ये तो बना ऐसे। अब इसको आपने ऐड करना है, तो नीचे तो 1 आपका है ही है पहले से ही, तो एलसीएम ले लीजिए। 3, 2 और 1 का एलसीएम कितना आता है बच्चों, 6 आता है। अब यहाँ पर 1 है तो 6 टाइम्स हो जाएगा, माइनस की जगह यहाँ माइनस प्लेस कर देंगे, यहाँ 3 है तो 6 में 2 बार जाता है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस यहाँ प्लेस कर देंगे, ये 2 है, 2 में 6 कितने बार जाता है, 3 टाइम्स, 2 3 जा 6, ये कर लेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, 6 - 5/6 इक्वल्स टू 1/6। तो इसका आंसर बच्चों जो निकल कर आएगा वो 1/6 आएगा। तो ये तो सिंपल फ्रैक्शन टाइप का था, इसको आपने बहुत आसानी से इवेल्युएट कर लिया। अब ऐसा ही यहाँ पर भी कर लोगे आप। क्या है देखिए, x की वैल्यू है -2, तो आप इसको -2 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस y की वैल्यू कितनी है -1, तो इसको -1 का स्क्वायर कर लीजिए, z की वैल्यू कितनी है 3, तो इसको 3 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस करिए, x और y का मल्टीप्लाई करिए, x यहाँ पर है -2, y यहाँ पर है आपका -1, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस का साइन माइनस बाहर ही रखेंगे। उसके बाद -yz, y है आपका -1 और z आपका है 3, तो ये 3 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस का साइन लगाइए, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस का साइन लगाइए, z की वैल्यू है 3 और x की वैल्यू है -1, सॉरी -2, ये रख दिया। तो इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए तो आसानी से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो -2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस माइनस का माइनस को स्क्वायर करेंगे तो प्लस बनता है। ठीक है, और -1 का स्क्वायर होता है 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, अंदर आपका है 2 1 जा 2 और बाहर आपका माइनस का साइन लगा हुआ है, तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये भी हो जाएगा -2, और इसके बाद -3 1 जा 3 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा +3, 3 1 जा 3, सॉरी 3 2 जा 6, -6 है, बाहर भी माइनस है तो +6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, प्लस वाले को जोड़ लो पहले, 9 10 14 15 16 17, 17 और 6 23। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आप 23 लिख लीजिए, 23 में से 2 माइनस कर दीजिए, तो 21 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद आप देखिए, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं फटाफट। क्या कहता है, evaluate each of the following algebraic operations for x equals to 1, y equals to -1, z equals to 2, a equals to -2, b equals to 1, c equals to -2। और हम इतने महान कि हमने इसके आगे के एक्सप्रेशन ही नहीं लिखे हैं, मतलब लिखे होंगे तो, लेकिन वो कहीं डिलीट हो गए होंगे। चलिए कोई नहीं,
तो मेरी पहली प्रॉब्लम है बच्चों ax प्लस by प्लस cz। सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, -2। इसको मल्टीप्लाई करिए किससे, x की वैल्यू से, x की वैल्यू है 1। इसको एक ब्रैकेट में रख दीजिए। जरूरी है, ब्रैकेट जितने यूज करेंगे ना आप एलजेब्रा में, मैथमेटिक्स में, उतना आपके आंसर सही आएंगे। प्लस का साइन लगाइए। b की वैल्यू कितनी है, 1, तो ब्रैकेट करिए, 1 लिखिए। y की वैल्यू है -1, तो y की जगह -1 कर देते हैं। ये खत्म हो गया, ठीक है। प्लस फिर ब्रैकेट लगाइए, c की वैल्यू है, लेट मी चेक, -2, और z की वैल्यू है +2। ये लिख लिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो भैया -2, 1 1 जा 1, -1, उसके बाद 2 2 जा 4, -4, तो आंसर आ जाएगा -7। तो इसका जो आंसर आया बच्चों वो कितना आया, -7 आया। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम है सपोज ax² प्लस by² प्लस cz²। a की वैल्यू -2 और फिर आपका x का स्क्वायर, दैट मीन 1 का स्क्वायर। ऐसे करना है, ax का स्क्वायर है, हाँ, पूरे में मत लगाइएगा। प्लस b का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई y है -1, तो -1 का स्क्वायर, प्लस c का वैल्यू है -2, z का वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो क्या आ गया बच्चों, -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस, ब्रैकेट रखना हमेशा ठीक रहता है, -2 इंटू 4। तो यहां से वैल्यू क्या मिली, -2 + 1 -8, आंसर आ जाएगा -9। ठीक है, तो इसका आंसर आपका -9 आ गया। क्या मैंने कहीं गड़बड़ करी, 8 और 2 10, देखता हूं कहीं मैंने गड़बड़ ना करी। axy, a का वैल्यू है -2, x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है -1। एक तो ये बन गया, प्लस, ठीक है। फिर आता है b का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है -1, z का वैल्यू है 2, प्लस, इसके बाद फिर ब्रैकेट लगाइए, c का वैल्यू है -2, x का वैल्यू है 1 और y का वैल्यू है -1। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है। तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 1 जा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस ये वाला और माइनस ये वाला प्लस, तो हो जाएगा 2। यहां से -2 और यहां से +2, तो क्या आ गया, 2 - 2 + 2 = 2। इसका आंसर आ जाएगा लास्ट में 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पार्ट 1 रहा। अगली क्लास में मैं बच्चों आपसे बात करूंगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, जो कि अलजेब्रा में लगते हैं, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब की बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इनके नोट्स बनाते रहिए, खूब प्रैक्टिस करिए। और कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो मुझसे पूछे जरूर कमेंट सेक्शन में आकर, तो मैं जरूर आपको आंसर करूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।